दोस्तों, तमिलनाडु के लोगों ने विजय थलापति से जितनी उम्मीदें पाल रखी थी वो एक एक करके पूरी होती जा रही है। एक साधारण फिल्म एक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करने वाले सी जोसेफ विजय उन्हें प्यार से पूरा दक्षिण भारत थलपति यानी कि सेनापति कहता है। अब वो एक एक करके ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। कुछ महीने पहले जब उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी कि टीवीके ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, तब कई लोगों ने कहा था कि ये तो सिर्फ स्टार पावर की जीत है, ये चला नहीं पाएंगे सरकार। लेकिन विजय ने साबित किया कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं, वो एक जनसेवक भी हैं। सबसे पहले उन्होंने संसद कॉम्प्लेक्स में विपक्षी पार्टियों के प्रोटेस्ट में खुले तौर पर समर्थन दिया, जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पेपर लीक और छात्रों की पिटाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने संसद में ट्वीट करके साफ कहा कि टीवी के इस प्रोटेस्ट का पूरा समर्थन करती है और कल जो घटनाएं हुई हैं उनकी निंदा करती है। इसके बाद उन्होंने नीट परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई। विजय ने कहा कि नीट सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है और इनके स्थायी समाधान के लिए शिक्षा में समवर्ती सूची से हटा करके राज्य की सूची में लाया जाना चाहिए। यानी अगर शिक्षा राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाए तो हर राज्य अपने हिसाब से अपनी परीक्षा करा सकेगा और छात्रों को ना ही दलाली भरी कोचिंग के चंगुल में फंसना पड़ेगा और ना ही पेपर लीक जैसे स्कैंडलों का शिकार होना पड़ेगा। विजय ने बीच का रास्ता भी सुलझाया। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा राज्य सूची में नहीं आती तब तक स्पेशल कंकरेंट लिस्ट बनाई जाए ताकि राज्यों में अंतरिम तौर पर सामान्य और चिकित्सा शिक्षा पर पूरा अधिकार मिल सके। ये सोच थी दोस्तों, ये एक विजन था जो कोई भी सामान्य नेता नहीं दे सकता। मोदी सरकार ने 9 सालों में जो नहीं किया, विजय सरकार ने कुछ महीने में ही उस दिशा में बड़े कदम उठा दिए और अब वो बड़ा फैसला जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर तमिलनाडु में जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई थी, विजय सरकार ने उस सभी को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान रविवार को यानी कि 3 अगस्त को तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने अपने एक्स हैंडल से किया है। उन्होंने साफ लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी और अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, जरा समझिए ये फैसला कितना बड़ा है। ये फैसला उन सैकड़ों छात्रों को राहत देगा जो सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे थे। ये वो छात्र थे जिन पर पुलिस ने केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करा दी थी क्योंकि उन्होंने सड़क जाम की थी, धरना दिया था, नारे लगाए थे। लेकिन दोस्तों, ये पुलिस केस उन बच्चों के भविष्य के लिए एक जहर की तरह थे। भारत में अगर एक बार आपके नाम पर एफआईआर लग जाए तो चाहे बाद में मामला खारिज ही क्यों ना हो जाए, वो रिकॉर्ड में रहता है। पासपोर्ट बनवाते वक्त वो सामने आती है, नौकरी के लिए वेरिफिकेशन के वक्त सामने आती है, शादी के वक्त पूछी जाती है। यानी एक बार एफआईआर लगी तो पूरी जिंदगी उसका बोझ ढोना पड़ता है। और अब कल्पना कीजिए एक 18-20 साल के छात्र पर एफआईआर लग जाए सिर्फ इसलिए कि उसने अपने अधिकार की मांग की थी। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। विजय ने इसी नाइंसाफी को खत्म किया है। उन्होंने बच्चों को उनका भविष्य लौटाया है। दरअसल पूरी कहानी यह है दोस्तों कि तमिलनाडु के चेन्नई में जब जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बालन इलम के बाहर छात्रों ने लगातार धरना दिया। कई जगहों पर सड़कें जाम की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, पेपर लीक की जांच मांगी गई, पुलिस ने कार्रवाई की और सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दी। जब यह मामला विजय के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना समय गवाए फैसला लिया। न कांग्रेस ने कहा, न सीजेपी ने कहा, न अभिजीत दीपके ने कहा, न किसी और ने विजय पर दबाव बनाया। विजय ने अपने आप से फैसला लिया। यही तो असली नेता की पहचान है दोस्तों, जो बिना दबाव के, बिना किसी कहे, अपने विवेक से जनहित के फैसले ले। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई वो विजय सरकार ने कर दिखाया है। सीजेपी की 3 प्रमुख मांगों में से एक यही थी कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लगी एफआईआर वापस ली जाए। जब मामला पीक पर था, जब जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके यह आश्वासन दिया था कि हाँ, हम आपकी बात मानेंगे, किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लिखित में कुछ नहीं दिया गया, केवल मौखिक आश्वासन था। और फिर क्या हुआ? जैसे ही आंदोलन ठंडा पड़ा, बीजेपी वालों ने अपने वादे तोड़ दिए। एक एक करके प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ करके एफआईआर लगानी शुरू कर दी। दोस्तों, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में जहां बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, वहां छात्रों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जा रहा है। जो छात्र जंतर मंतर पर गए थे या स्थानीय स्तर पर सहानुभूति में प्रदर्शन किए थे, उन सब पर एफआईआर लगाई जा रही है, नाम पते निकाले जा रहे हैं, पुलिस उनके घर तक पहुंच रही है। पूरी की पूरी छात्रों की एक फौज है जो
बिहार में इस डर में जी रही है कि आज या कल पुलिस दरवाजे पर दस्तक देगी। दूसरा बड़ा राज्य है दिल्ली। दिल्ली में केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथ में है। यहाँ तो सबसे बुरा हाल है। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एक प्रदर्शनकारी को पहचानने की कोशिश की। कैमरे लगा करके छात्रों की तस्वीर ली गई, फिर उन तस्वीरों को डेटाबेस में मिलाया गया, नाम पता फ़ोन नंबर सब कुछ निकाला गया और फिर एक एक करके एफआईआर लगाना शुरू किया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस उन बच्चियों के घरों पर भी पहुंच रही है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं। नोएडा की एक 15 साल की बच्ची जिसका मामला पूरे देश में चर्चा में है, उसके घर पुलिस बार बार जा रही है। बच्चों को मजबूर किया गया माफ़ी मांगने के लिए वीडियो जारी करने पर। ये है दिल्ली पुलिस का पूरा तमाशा। तीसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के राज्य में तो हाल और बुरा है। यहाँ भी छात्रों पर एफआईआर लगाई गई है, खासकर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर जैसे बड़े शहरों में जहाँ प्रदर्शन हुए थे। वहाँ के प्रदर्शनकारियों को ढूंढा जा रहा है। यूपी पुलिस की तो पहचान ही ये बन गई है कि जो सत्ता के खिलाफ बोले उसके पीछे पड़ जाओ। बुलडोजर तैयार रहता है, बुलडोजर लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो इन्हें से तैयार रहता है। इन्हें से भी नहीं है तो कोई ना कोई एनकाउंटर हो ही जाता है। यूपी में तो छात्र दोहरी परेशानी में है, एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ पुलिस का डर। चौथा राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है। महाराष्ट्र में भी छात्रों पर एफआईआर लगी है, खासकर मुंबई और पुणे में जहाँ प्रदर्शन हुए थे। और तो और महाराष्ट्र में एक अलग ही तमाशा हुआ है जब एकनाथ शिंदे के दो मंत्रियों संजय सिरसाट और बच्चू कडू ने अभिजीत दीपके के परिवार से मुलाकात की तो बीजेपी वालों ने उन पर ही कार्रवाई की मांग कर दी। यानी विपक्षी नेता से मिलना भी अपराध हो गया है। यह है नए भारत का चेहरा। पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां मोहन यादव की सरकार है। ये वही मोहन यादव है जिनकी सरकार भोपाल में व्यापारियों की दुकानें सील करने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन अपने ही 10 मंजिला बीजेपी दफ्तर को कुछ नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश में भी छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, खासकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों में। और छठा है छत्तीसगढ़। यहाँ विष्णुदेव साय की बीजेपी सरकार है। यहाँ भी छात्रों पर एफआईआर लगी है। यानी कुल मिलाकर के देश के हर उस राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। और अब सवाल यह है कि इन राज्यों में एफआईआर कब वापस होगी। मेरा जवाब है दोस्तों, कभी नहीं। बीजेपी वालों के डीएनए में ये नहीं है कि वो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, कभी माफ़ी नहीं मांगते, कभी वापस नहीं लौटते। इनके लिए सत्ता के खिलाफ बोलने वाला हर व्यक्ति दुश्मन है, चाहे वो 15 साल की बच्ची क्यों ना हो, चाहे वो 20 साल का छात्र क्यों ना हो। इसीलिए विजय जैसे नेताओं की ज़रूरत है इस देश को, जो अपनी मर्जी से, अपने विवेक से, अपने साहस से जनहित के फैसले ले सके। लेकिन जिसके लिए दक्षिण भारत को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने विजय जैसे नेता को चुना। और ये उम्मीद जागती है कि आने वाले समय में उत्तर भारत भी ऐसे नेता चुनेगा जो अपने बच्चों की परवाह करेंगे, जो अपने बच्चों को कुर्सी बचाने के लिए बलि न चढ़ाएंगे। दोस्तों, अब एक और बड़ी संभावना पर बात करते हैं। अगला प्रोटेस्ट कब होगा? मुझे लगता है कि जल्दी ही दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। कारण साफ है, पहला प्रोटेस्ट खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की, कहा था कि केस नहीं करेंगे, केस दर्ज करा दिया। कहा था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहा था कि बच्चियों को प्रोटेक्ट करेंगे, आईटी सेल से रेप की धमकी दिलवाई जा रही है। कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, बाकी मांगे पूरी करेंगे। कुछ भी पूरा नहीं किया गया, यानी सारे वादे तोड़ दिए। ऐसे में जनरेशन जेड को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस बार का आंदोलन शायद पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि इस बार सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं होगा, इस बार बच्चियों को मिलने वाली रेप की धमकियों का भी मुद्दा होगा, इस बार पुलिस दमन का मुद्दा होगा, इस बार बीजेपी की वादा खिलाफी का मुद्दा होगा, इस बार अमित शाह के इस्तीफे का मुद्दा होगा और इस बार शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुद्दा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के अपने ही सीनियर नेता खुले तौर पर मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी को टैग करके कहा है कि अगर आप में शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि तुम भारत का अतीत हो, भारत के भविष्य के साथ जरा संभल करके पेश आओ। और अब विजय ने यह फैसला लेकर के पूरे विपक्ष को एक और ऐसा टूल दिया है जिससे वो केंद्र को घेर सकते हैं। अब हर विपक्षी पार्टी विजय का उदाहरण देगी, हर विपक्षी नेता कहेगा कि तमिलनाडु में हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। ये सवाल हर मंच पर उठेगा और मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, एक और बात, सीजेपी और अभिजीत दीप के 5 अगस्त को संभाजी नगर में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें फैसला होगा कि पार्टी अब औपचारिक रूप से राजनीति में उतरे या यूथ रिस्पॉन्स ग्रुप बनी रहे। अगर सीजेपी राजनीति पार्टी बनती है तो विजय की टीवी के जैसी पार्टियों के साथ उसका गठजोड़ हो सकता है, यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक एक नया गठबंधन बन सकता है जो 2029 के आम चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा
खतरा साबित हो सकता है। ये संभावना बीजेपी को डरा रही है, इसीलिए बीजेपी अब हर तरह से जनरेशन जेड की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितना दबाओ उतना ज़्यादा उछलेगा, जितना छुपाओगे उतना ज़्यादा उजागर होगा। दोस्तों, विजय ने जो किया वो सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश है कि नेता वो होता है जो अपने लोगों की परवाह करे। संदेश है कि सरकार वो होती है जो अपने बच्चों की सुरक्षा करे। संदेश वो है कि सत्ता का इस्तेमाल जनता के हित में होना चाहिए, जनता के खिलाफ नहीं। और यही असली लोकतंत्र है। मोदी सरकार से जो उम्मीद थी उन्हें विजय सरकार ने पूरा किया। मोदी सरकार जो 11 साल में नहीं कर पाई, विजय ने कुछ महीने में करके दिखा दिया। यही तो अंतर होता है असली सेवक और सत्ता के प्यासे में। सी जोसेफ विजय ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनहित में फैसला लेने में देर नहीं लगती। और यही उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी राज्य विजय के इस मॉडल को अपनाएंगे। तमिलनाडु ने एक शुरुआत की है, अब देखना ये होगा कि केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी क्या कदम उठाते हैं। इन गैर बीजेपी शासित राज्यों को चाहिए कि वो भी विजय के रास्ते पर चले, छात्र पर लगी FIR वापस ले, छात्रों के साथ खड़े होकर के एक संदेश दें कि हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। कुल मिलाकर के आज की तस्वीर यह है दोस्तों कि एक तरफ तमिलनाडु में विजय सरकार छात्रों पर लगी सारी FIR वापस ले रही है, दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों पर FIR बढ़ती जा रही है। एक तरफ विजय बच्चों को गले लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी बच्चियों को धमकियां दिलवा रहे हैं। एक तरफ थलपति ने साबित किया कि अभिनेता से नेता बनने का मतलब जनसेवा होता है, दूसरी तरफ मोदी ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री बनने का मतलब सत्ता का दुरुपयोग होता है। यही तो असली फर्क है और यही फर्क अब जनता के सामने आ चुका है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि सी जोसेफ विजय ने एक साहसिक फैसला लिया है? क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में भी FIR वापस लेनी चाहिए? क्या मोदी सरकार से अब कोई उम्मीद बची है? क्या अगला प्रोटेस्ट पहले से बड़ा होगा? अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई खबर आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।